ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हंगामी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने और अयोध्या में 5 एकड़ जमीन को न लेने के फैसले पर अखाड़ा परिषद ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जिन लोगों ने इस तरह का फैसला किया है उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। है कि आज 2 अखबारों के माध्यम से आया है बयान, इकबाल अंसारी साहब का जो हाशिम अंसारी के पुत्र हैं, अच्छा बयान, और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, दोनों का हमने बयान पढ़ा। दोनों ने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे, ये लोग जो जा रहे हैं ना ये ओवैसी के एजेंट हैं और इनके फ़ोनों की जांच हो कि इमरान खान से क्या इनकी बात हो रही है क्या। ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो इमरान खान के एजेंट हैं या ओवैसी के एजेंट हैं, तो उनके कहने से ये लोग चल रहे हैं, तो इनकी जांच करा ली जाए पुलिस द्वारा कि क्या ये अगर बात हुई है तो ये इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया जाए। ये लोग मतलब इतना अमन चमन से भारत रह रहा है, इतना बड़ा जजमेंट आया, कुछ कांड नहीं हुआ, ये परेशान है। और हमारे भारत देश के मुसलमान बड़े ही शांतप्रिय हैं, चाहे वो इस चीज़ को मान गए हैं कि न्यायपालिका उनका विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है ये वही लोग रिपिटिशन में गए हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी के मुताबिक बाबरी मस्जिद केस में आए फैसले पर नजरसानी की अर्जदाश्त दाखिल करने का हक आईन से मिला है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अरशद मदनी से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की, जिसमें अरशद मदनी ने अयोध्या तनाज़े केस से मुतल्लिक़ कई पहलुओं पर रोशनी डाली। लोगों ने कहा फैसला मान लेंगे, एहतराम करेंगे, उसके बाद रिव्यू पिटीशन। रिव्यू का मतलब तो सिर्फ ये है कि जो उन्होंने खुद फैसले के अंदर हक दिया है कि हम 30 दिन के अंदर इसको रुजू कर सकते हैं अगर फैसला समझ में नहीं आता या इस तरह की कोई चीज़ है। हम उनके सामने यही रखना चाहते हैं कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर तो आप ये कह रहे हैं कि हक़ मिल्कियत मुसलमानों का है और फिर आपने ये दी है, क्या इसके अंदर कोई चूक हो गई है, क्या सूरत हाल है, उस पर नज़रसानी कर लें आप हज़रात, इससे ज़ाहिद उसका कोई मतलब नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी से पूरी बातचीत देखिए आज रात 10:26 पर हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का दाखिली इंतशार एक बार फिर सामने आने लगा है। बोर्ड के बानी सेक्रेटरी मौलाना अली हुसैन नक़ूमी ने वाज़ेह किया है कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड किसी एक शख्स, घराने या एक शहर की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि पूरे मुल्क के शियों की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा उसके सदर का इंतखाब बोर्ड के दस्तूर और ज़ाबितों के मुताबिक होना चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के दाखिली मसाइल उलझते जा रहे हैं। साबिक सदर मिर्जा मोहम्मद अतहर के इंतकाल के बाद से बोर्ड कोई अहम काम तो कर नहीं सका, ताहम तनाज़ात का शिकार जरूर रहा। हाल ही में मौलाना साइम मेहदी को सदर बनाए जाने के बाद बोर्ड के जिम्मेदार अराकीन के दरमियान खलीज बढ़ गई है। बोर्ड के पहले भी वो लोग नहीं थे और आज भी नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जब मतलब ये बनाया गया था 2005 में, 23 जनवरी 2005 में छोटे इमाम बड़े हुसैनाबाद में, तो पहली मरतबा शिया उलमा हिंद ने मौलाना मिर्ज़ा अतहर साहब को सदर बनाया था, क्योंकि वो काबिल शख्सियत है हिंदुस्तान के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के शियों ने उनको एक्सेप्ट किया था, कबूल किया था। इसलिए वो रहे 2 साल, उनको 2 मरतबा उनको ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बनाया गया। और अब जो है बोर्ड ने यह तय किया है कि हम किसी ऐसी शख्सियत को, हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी शख्सियत होगी और जिसको जो है तमाम ज़बानों पर अबूर भी होगा और कम से कम मीडिया में बोल सके और अपनी बात जो है कह सके, शिया कौम की नुमाइंदगी कर सके, ऐसी शख्सियत को हम लोग चुनेंगे। 23 जनवरी 2020 को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम जो है इस बार हैदराबाद में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के उलमा दानिश्वरों को दावत दे रहे हैं और 5 नामों का हम लोगों ने इंतखाब किया है। मौलाना यासूफ अब्बास की कोशिशों से मौलाना साइम मेहदी को सदर तो बना दिया गया, ताहम इस ऐलान के बाद से ही मुखालिफत भी शदीद हो गई। तरीक़ा अपनाया गया वो में जो जब ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड है और उसके तमाम पदाधिकारियों को बुलाया जाता, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते और उसके बाद ये फैसला होता कि फ़लाँ शख्स को बनाया जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर था।
सिर्फ लखनऊ के चंद लोगों ने मतलब खड़े होकर के ये बात कह दी, ये बात गलत है। मौलाना साहिब मेहंदी साहब को ना हमने कल कबूल किया था, ना आज कबूल किया और ना कभी कबूल करेंगे। ये तो खामखा का जो है वो मतलब एक सौदा है कि घर में बैठ के किसी का भी ऐलान कर दिया जाए तो हम इसको खारिज करते हैं। पहली बात तो ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में लोग है ही नहीं। इस सिलसिले में जब मौलाना सैम से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये वाजे किया कि मौलाना यासूफ अब्बास से बात कीजिए और मौलाना यासूफ अब्बास अपनी दूसरी मसरूफियात के सबब बात करने से कासिर रहे। अब देखना ये है कि मेंबरान के दरमियान बढ़ती हुई ये खलीज किस तरह पुर होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक खमर की रिपोर्ट। इलाहाबाद में वाक़ई नेहरू खानदान की आबाई रिहाइशगाह आनंद भवन और स्वराज भवन को मकामी बल्दिया ने 4 करोड़ 19 लाख रुपए का हाउस टैक्स का नोटिस भेज दिया है। मकामी बल्दिया पहले आनंद भवन और स्वराज भवन से सिर्फ 600 रुपए सालाना का हाउस टैक्स वसूल करती थी। इलाहाबाद बल्दिया पर बीजेपी का कब्जा है। 4 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स का नोटिस भेजे जाने से एक सियासी तनाजा उठ खड़ा हुआ है। जदोजहद आजादी के दौरान आनंद भवन और स्वराज भवन को मरकजी हैसियत हासिल थी। आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिहाइशगाह थी, जबकि स्वराज भवन में पंडित मोतीलाल नेहरू रहा करते थे। आनंद भवन को 1969 में इंदिरा गांधी ने कौम के नाम वक्फ कर दिया था। अब इन दोनों इमारतों को म्यूजियम की शक्ल दे दी गई है। स्वराज भवन के एक हिस्से को नेहरू खानदान ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है। आज भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब भी इलाहाबाद आते हैं तो स्वराज भवन में ही कयाम करते हैं। स्वराज भवन और आनंद भवन नेहरू मेमोरियल फंड के जेर इंतजाम है। बल्दिया की तरफ से 4 करोड़ 19 लाख का हाउस टैक्स लगाए जाने पर एक सियासी तनाजा पैदा हो गया है। शहर की मेयर और बीजेपी लीडर अभिलाषा गुप्ता ने हाउस टैक्स नोटिस का दिफा किया है। अभिलाषा गुप्ता का कहना है कि अगर आनंद भवन को हाउस टैक्स पर कोई एतराज है तो वो ज़ाब्ते के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने बल्दिये की इस कार्रवाई पर अपने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। देखिए, आनंद भवन जो है वो हमेशा से 600 रुपए उनका टैक्स लगता रहा है, वो टैक्स देते आए हैं। आज तक कभी उधर से आपत्ति नहीं आई कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या हमने अपनी जो हमारी ये आनंद भवन है इसको हमने राष्ट्र के रूप में दे दिया है कि इसका धरोहर के रूप में। आज तक ऐसा कोई आया नहीं वहाँ से। तो जब उसका टैक्स बढ़ता चला गया और जब अभी नया मूल्यांकन हुआ है तो उसका जितना एरिया के हिसाब से टैक्स लगाया गया। धीरे धीरे के 2011 में बढ़ा, फिर 2014 में बढ़ा, फिर 2016 में बढ़ा, हर बार बढ़ता गया ये। और अब जो है इसका इंटरेस्ट के साथ 2 करोड़ समथिंग इसका टैक्स बना है और 2 करोड़ कुछ इसका ब्याज बना है। अरे आजादी की लड़ाई का ये जो है मंदिर है जिसको कि नेहरू खानदान ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। माने अब ये प्रॉपर्टी भारत माँ की है। प्रधानमंत्री जी माँ के बड़े जो है उपासक हैं और भारत माँ को समर्पित संपत्ति से टैक्स वसूलना चाहते। वहाँ पर कौन सी जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी है? सरकार को ये मानक तय करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा कि नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के सेंटर, इन तीनों को परिभाषित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बिजली मुलाजमीन ने आज अलीगढ़ में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए तनख्वाहों में से कटने वाले फंड में हुई बदअनुमानी पर जमकर गम और गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि जिस तरह हमारी पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो जाने की बात कही जा रही है वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मुलाजमीन ने कहा कि मज़कूरा फंड हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और हुकूमत खुद को खाली हाथ बता रही है और कह रही है कि फंड डूब गया है। ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। हुकूमत हमारे फंड की जिम्मेदारी ले और उसकी हर हाल में मुलाजमीन को अदायगी कराए। देखिए, ये यूपी पावर कारपोरेशन का टोटली वो है, एजिटेशन है। ये हम लोगों के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ये सारे एम्प्लॉइज, चाहे वो चपरासी 4 क्लास हो चाहे बड़े ऑफिसर हो, हर आदमी की नौकरी होने के बाद उसकी सैलरी का 10% हमारा जो है वो पीपीएफ और सीपीएफ कटता है। और ये सीपीएफ और पीपीएफ जो कटता है
इससे हम लोगों को ये सुकून रहता है कि ये हमें हमारी ज़रूरत पे मिल जाएगा, और जो आज तक हमेशा मिलता रहा है। और ये जो नियम है प्रोविडेंट फंड का, ये आज का नहीं है, ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बनाया गया था, उस वक्त से चला आ रहा है कि हम जिस प्रोजेक्ट में, जिस कंपनी में, जिस जगह काम करते हैं, वहाँ पे हमारी हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए पैसा नौकरी से काट के रखा जाएगा, जो हमें ज़रूरत पे दे दिया जाएगा। ये वही फंड है और हमेशा मिलता रहा है, चाहे मकान हो, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे जो भी काम हो। लेकिन इस वक्त ये प्रॉब्लम आई है कि अचानक ही गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हमारा सारा जो PPF और CPF का फंड है वो सब डूब गया है, जो कि हम लोग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कितने ऐसे हमारे एम्प्लॉई हैं जो बेचारे इसी पर बैठे हैं। अभी हमारे पाल साहब हैं जो इसी महीने रिटायर होने वाले, ये सारे फंड हम लोगों के हैं और अगर ये नहीं मिले तो हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। ये फौरन पूरा मिलना चाहिए और ये बात ना हो कि आज ये सरकार है, ये चली गई, दूसरी सरकार आ जाए कल को और वो ये कह दे कि हमारे काम पीरियड में ये काम नहीं हुआ है, लेकिन हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार तो हम हर आदमी इस बात का है, हमारा पैसा है, हमें दीजिए। ये एजिटेशन हमारा उस टाइम तक रहेगा जब तक के हमको पूरी तरह से ये यकीन नहीं दिला दिया जाए कि हमारा PPF CPF सेफ है और वो हमें टाइमली वैसे ही विद इंटरेस्ट मिलेगा जैसे मिलता था। अलीगढ़ नगर निगम में सफाई मजदूर एसोसिएशन ने नगर निगम के सदर दरवाजे पर तालाबंदी करते हुए अफसरान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे तमाम मुलाजमीन अंदर ही फंसे रहे। सफाई मुलाजमीन का कहना था कि वक्त पर तनख्वाह की अदायगी नहीं हो रही है और साथ ही हुकूमत ने जो तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है उस पर अलीगढ़ में अमल दरामद नहीं हो रहा है, जो हुकूमत के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। मुलाजमीन ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम मजीद तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। ये मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, उनके शासन आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल द्वारा, क्योंकि कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया, अभी तक कोई भी वेतन उन कर्मचारियों का नहीं बढ़ा। दूसरा, जबकि शासन आदेश है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 1 तारीख को सभी कर्मचारियों का वेतन समय से बढ़ जाना चाहिए, अभी तक आज 1 से लेकर 18 तारीख हो चुकी है, अभी तक ठेका कर्मचारियों का वेतन समय से नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं बढ़ाया गया? ये आए दिन गुमराह कर्मचारियों करते हैं। काम लेने के लिए तो ये है यहाँ के नगर आयुक्त, यहाँ का नगर निगम प्रशासन, ये काम लेने के लिए तो है। मुख्यमंत्री जी की मुहिम में सफाई व्यवस्था बढ़िया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करता है। रात दिन मेहनत इस वजह से करता है, आपने देखा होगा कि अभी बीच में दीपावली गई है, तमाम यहाँ मिनिस्टर और लोगों का आगमन हुआ था, तमाम कर्मचारी रात दिन एक एक करके जुट करके सफाई आज लगभग इसको 1.5 घंटा के समथिंग हो चुका है और अभी तक कोई भी नगर निगम प्रशासन का अधिकारी, हम अब जब तक नहीं खोलेंगे, हमारा मांग है कि 24 घंटे के अंदर इनका वेतन बढ़ाना चाहिए। हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया, अगर नहीं वेतन देते हैं ये तो हमारा अनिश्चितकालीन रूप आंदोलन करेगा। तालाबंदी तो रहेगी, उसके साथ साथ हम धरने के बैठेंगे और धरने के साथ साथ रणनीति तय करके सफाई व्यवस्था को भी बंद करने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण हमें कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में भी सफाई कर्मचारी जो जनजीवन स्वस्थ रखने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करता है, उसका आज वेतन नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि 1 तारीख तक सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाना चाहिए और ये अभी तक कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि नहीं बढ़ने का कारण इन कर्मचारियों की ढील है और इनके कारण ही जो है कर्मचारियों को वेतन नहीं बढ़ पा रहा, ना बढ़ पा रहा है। इसके लिए आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग सफाई कर्मचारी यूनियन के माध्यम से। अगर हमारी मांग शीघ्र ही सरकारी तंत्र तक नहीं पहुंचती है तो हम आगे भी इससे बड़ा कदम कोई लेने के लिए बाध्य होंगे। उसकी जिम्मेदारी समस्त नगर प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने आज मुल्क के 47वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस बोबडे को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस बोबडे की तकर्री साबिक चीफ जस्टिस CJI रंजन गोगोई के सुबुकदोश होने के बाद हुई है। जस्टिस SA बोबडे 17 महीनों तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। जस्टिस बोबडे का ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर नागपुर से है। सन 1956 में वो नागपुर में पैदा हुए। BA और LLB डिग्री उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की।
जस्टिस बोबडे का कानूनी सफर। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की पैदाइश 1956 में हुई। नागपुर में जस्टिस बोबडे की पैदाइश हुई। बीए और एलएलबी की डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1978 में जस्टिस बोबडे ने प्रैक्टिस की शुरुआत की। 1978 में महाराष्ट्र बार काउंसिल के मेंबर बने। 1998 में जस्टिस बोबडे सीनियर वकील बने। 19 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच के एडिशनल जज बनाए गए। 16 अक्टूबर 2012 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस बोबडे सीजेआई के ओहदे पर 17 महीने रहेंगे। 23 अप्रैल 2021 को जस्टिस बोबडे रिटायर होंगे। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम की खास मंसूबा स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए मुल्क के 50 करोड़ गरीब आवाम को तिब्बी सहूलियात का फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत उससे अलग नजर आती है। अकेले मेरठ जिले में ऐसे मुस्तहिकीन की बड़ी तादाद अब तक आयुष्मान कार्ड हासिल करने से महरूम है। पेश खास रिपोर्ट। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुल्क के गरीब और बेहतर तिब्बी सहूलियात के महरूम तकरीबन 10 करोड़ खानदानों को 5 लाख तक के मेडिकल बीमे की सहूलत फराहम कराई गई है। इसके तहत सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों में भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन इस स्कीम का फायदा हासिल करने के लिए मुस्तकीन का नाम समाजी और इक़्तिसादी बुनियाद पर तैयार की गई फहरिस्त में शामिल होना जरूरी है, जबकि समाज के गरीब और जरूरतमंद तबके की बड़ी तादाद फहरिस्त में नाम शामिल कराने और आयुष्मान भारत स्कीम का गोल्डन कार्ड हासिल करने से आज भी महरूम है। मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास राशन कार्ड है, ठीक है, और मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास ये बैंक ऑफ आईडी भी है, ये इसकी बैंक का राशन ये भी है। अब बताइए मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। मैंने जब अपने लिए पूछा तो पता चला कि 2011 से पहले के बन रहे हैं, उसके मतलब 11 तक बन रहे हैं, उसके बाद के नहीं बन रहे अभी। वो बाद में मतलब जब अभी तक उनकी लिस्ट नहीं आई, जो लिस्ट में है नाम उन्हीं के बन रहे हैं। कोई नहीं बना। इधर उधर भी अस्पतालों में भी धक्के खा लिए, जवाहर नगर भी खाए थे। अड़ोसी पड़ोसी ने बताया, उनके संग हम आए भी, लेकिन तो भी नहीं बन पाया। बहुत परेशानी है यहाँ बनने में। नहीं अभी कोशिश नहीं, नाम तो करवा था लेकिन आया नहीं हमारा। बताया था लेकिन हमने कोशिश की थी, किसी ने बनवाया नहीं। आयुष्मान भारत स्कीम के गोल्डन कार्ड बनाने को लेकर जहां जानकारों का ये कहना है कि लिस्ट में शामिल मुस्तकीन के कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है और लोगों को इसका फायदा भी हासिल हो रहा है, वहीं मकामी बीजेपी लीडर और साबिक एमएलए लक्ष्मीकांत वाजपेयी की शिकायत है कि अकेले मेरठ जिले में ही ऐसे सैकड़ों अफराद के कार्ड बनाए गए हैं जो इस स्कीम के लिए नाअहल हैं। साबिक रुकन असेंबली की शिकायत पर यूपी के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने जांच कराने की यकीन दहानी कराई है। हमारे यहाँ जिन लोगों का उपचार हो रहा है, काफी लोग उसमें से आ रहे हैं। 415 रोगी अभी तक उपचार पा चुके हैं और 1273 गोल्डन कार्ड हमारे यहाँ बन चुके हैं। और इसकी पूरी जांच कराऊंगा और इसी के आधार पर मैं पूरे प्रदेश में भी जहाँ जहाँ से ये इस तरह के बातें आ रही हैं, उन सबको एक तरह से अभियान चला के उसमें मैं कराऊंगा। आयुष्मान भारत स्कीम हिंदुस्तानी हुकूमत की एक ऐसी अहम मंसूबा स्कीम है जो मुल्क के 50 करोड़ लोगों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, लेकिन सरकारी सिस्टम की सुस्त रफ्तारी और एजेंसियों की लापरवाही की वजह से जरूरतमंद और मुस्तहिक अफराद का बड़ा तबका इस स्कीम का फायदा हासिल करने से आज भी महरूम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटना में 16 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। कटिहार का इंजीनियर सड़क प्रोजेक्ट के लिए 83 लाख में हुई थी डील। सबूतों को मिटाने की हुई कोशिश। बदमाशों के सामने पुलिस के दावे खोखले। आरा में दिन दहाड़े बैंक से 30 लाख की लूट। सहस्राम में भी बदमाशों ने लूटे 7.25 लाख रुपए।
पटना में सफेद पोशों के लिए डुप्लेक्स बंगले, एक ही कैंपस में रहेंगे एमएलसीज। सीएम ने 55 एमएलसीज को सौंपी चाबी। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान। 3 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक के इम्तहान। सात दिसंबर को पटना यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात। 24 से 26 नवंबर तक पर्चे नामजदगी। यूनिवर्सिटी में हैं कुल 22,000 वोटर्स। भीटा एयरफोर्स स्टेशन में जबरदस्त एयर शो इख्तिताम पजीर। सारंग हेलीकॉप्टरों के करतब देखकर लोग हो गए हैरान। मदरसों के बहाने हुकूमत को घेरने की ऑपोजिशन कर रही है तैयारी। चुनाव नजदीक तो ऑपोजिशन को भी मुसलमानों के मसाइल की होने लगी फिक्र। बिहार में मदरसों के बहाने ऑपोजिशन हुकूमत को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रही है। आइंदा साल सूबे में असेंबली का इंतखाब होना है और मदरसों के मसले को सामने रखकर मुस्लिम वोट को रिझाने की तैयारी की जा रही है। बिहार हुकूमत की रफ्तार देखिए। 8 साल पहले वजीर आला नीतीश कुमार की काबीना ने रियासत के 2,459 मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था, लेकिन 8 साल में 814 मदरसे ही मंजूर हो सके हैं। मदरसों के मसले पर अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को हम लोग ज़बरदस्त तरीके से उठाएंगे और छोड़ेंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा कराएंगे कि जब उसका आश्वासन है। सरकार ने ये इनकी फाइलें धूल चाट रही हैं और 675 मदरसे हैं जिसको सरकार को तुरंत मंजूर करना चाहिए, मंजूरी देनी चाहिए, लेकिन सरकार उदासीन है, सो गई है। लगता है उसके कान पर जी नहीं रेंग रहा है। इसलिए इस इशू को ज़बरदस्त तरीके से सदन में इस दफ़ा हम लोग उठाएंगे। इधर बरसर इख्तिदार जमात का कहना है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ही मदारिस की फलाह और मदरसा टीचरों की मुश्किलों को हल करने की कोशिश की है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सेशन में भी उस पर बातचीत की जाए और हुकूमत से कोशिश की जाए कि जो मदारिस हैं 800 के अलावा उनको जितनी जल्दी हो मंजूरी मिल सके। देखिए सेशन के दौरान पता चलेगा आपको। आज के दिन में अपोजिशन जो आवाज़ उठाना चाहती है और उठा रही है या उठाती रही है, उसमें कोई भी बात में दम नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने, राजद ने कभी अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में सोचा ही नहीं। और मैं तो साफ कहता हूं कि इस पार्लियामेंट चुनाव के बाद अल्पसंख्यक बुरी तरह से ठगा हुआ है। सभी को उम्मीद माननीय नीतीश कुमार पे है, मुख्यमंत्री पे है। और अभी भी मैं ये जानता हूं कि अभी भी जो कमियां जो छूटे हुए हैं वो नेता के नेतृत्व में ही पूरा होगा। इंतखाबात के मद्देनजर बरसर इख्तिदार पार्टी मदरसों के असातिज़ा को नाराज करने की गलती नहीं करेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गुज़िश्ता असेंबली के इजलास में ये सवाल उठाए जाने के बाद भी हुकूमत ने मंजूरी के ताल्लुक से किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। पटना में निगरानी की टीम ने कटिहार में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 16 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम को इंजीनियर की बेइंतहा प्रॉपर्टी का इल्म हुआ है जो करोड़ों में बताई जा रही है। मुलजिम इंजीनियर अरविंद कुमार ने सड़क प्रोजेक्ट के लिए 83 लाख की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त के तौर पर वो 16 लाख रुपए ले रहा था। जब निगरानी की टीम ने छापेमारी की तो मुलजिम इंजीनियर ने नोटों के बंडल को जलाने की भी कोशिश की ताकि सबूत मिटाया जा सके। खबर के मुताबिक मुलजिम इंजीनियर और उनकी अहलिया ने कॉन्ट्रैक्टर पर साजिश कर फंसाने का इल्जाम लगाया है। बिहार की एक कंपनी टॉपलाइन कंपनी है, उनके द्वारा शिकायत हमारे निगरानी विभाग में दर्ज कराई गई थी कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं अरविंद कुमार जी, जो सड़क निर्माण से संबंधित हैं, उनके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में घूस की मांग की जा रही है। जब ऊपर में उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई तो इसकी आशंका इनके परिवार के लोगों को भी चल गई और उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद करके
एक बाथरूम में घर में जो भी बहुमूल्य डॉक्यूमेंट्स थे और पैसे थे उसको बाथरूम में रख करके जला दिया गया। सर हमको फंसाया जा रहा है सर, एक पैसा भी सर हम नहीं लिए हैं, एक पैसा भी सर नहीं लिए हैं, फंसाया जा रहा है सर। ठेकेदार हमको 3 बार धमकी दे चुका है कि आपको फंसा देंगे। अभी तो OPRMC से काम चल रहा है, इसके बाद और कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये 14/8 को मतलब पहले 18 में ही एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, उतना याद नहीं है, तिथि का याद नहीं है उतना। बिहार में बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। आरा शहर के बीचों बीच बैंक से 30 लाख रुपए लूटकर मुजरिम फरार हो गए हैं। हथियारबंद बदमाशों ने नवादा शहर के वस्त में कायम जनूबी बिहार दीही बैंक के ब्रांच में हथियार के बल पर 30 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया है। लूट की एक वारदात सहसराम में भी हुई। सहसराम में कारोबारी से बदमाशों ने दिन दहाड़े 7,44,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म कारोबारी नोगछिया के विपिन चौरसिया से लूट की वारदात को अंजाम दिया। विपिन बैंक जा रहे थे और इसी दरमियान रास्ते में बाइक से आए बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उनसे बैग छीना और फरार हो गए। गोपालगंज में एक सड़क हादसे में 6 बच्चियों की मौत हो गई है। यह हादसा ट्रक पलटने से पेश आया है, जिसकी चपेट में ये बच्चियां आ गई। ये सान्हा सरिया नरेंद्र गांव का है। टाइल से लदा ट्रक सड़क के किनारे पलट गया और मौके पर मौजूद बच्चियां इस ट्रक की चपेट में आ गई। बहुत मुश्किलों के बाद टाइल्स में दबी बच्चों की लाशों को निकाला जा सका। इंतजामिया ने मरने वालों के अहले खाना को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। रांची के डोरंडा में वाक़े हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मुनक़िदा उर्स में कौमी यकजहती का बेहद खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। इस दरगाह पर अरबाब इक़्तिदार से लेकर हर मजहब व मिल्लत के लोग अक़ीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। रांची के डोरंडा में हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह का 212वां उर्स जारी है। 5 रोजा सालाना उर्स के मौके पर रियासत और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से कसीर तादाद में लोग दरगाह की जियारत करते हैं। दरगाह के पूरे इहाते में रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस दरगाह पर अरबाब इक़्तिदार के साथ साथ हर मजहब व मिल्लत के लोग अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। दरगाह में आकर मैंने उर्स बाबा से ये प्रार्थना की कि पूरे झारखंड के कौम में अमन शांति रहे, ताकि झारखंड को विकास की नई ऊंचाई पर हम ले जाएं। रसीलदार बाबा के इस दरबार में का इनका बहुत ही कुछ और है। उम्मीद के साथ इस दरबार में आए हैं कि ये जो सामने राजनीतिक जंग है वो जंग हम जीत पाए और इस राज के लोगों की सेवा कर पाए। वाज़ेह है कि हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ब्रिटिश हुकूमत की फौजी टुकड़ी में रिसालदार के ओहदे पर फायज थे। कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बेहद मुत्तकी और परहेजगार थे। कहा जाता है कि दौरान हयात उनके करामात से लोग फैज हासिल करते थे। पर्दा फरमा जाने के बाद उनकी इबादत की जगह पर ही उनकी तदफीन की गई है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जब संदेश है, सभी लोग मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ रहे, उस संदेश का सबसे बड़ा एक एनर्जी पॉइंट ये माना जा सकता है। यहाँ का सभी लोग आते हैं जाते हैं, हर धर्म का हर लेवल का सभी तरह का लोग यहाँ आ रहा है, लोगों का आस्था है और हम लोग चाहेंगे पूरा हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बना रहे, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे, हमारा देश को और तरक्की करे। 5 रोजा उर्स के दौरान कौमी यकजहती का उम्दा नजारा देखने को मिलता है, जहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग एक साथ अकीदत का इजहार करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।